Hello everyone, welcome back to the channel. So what if I say you कि you don't need any dependency injection framework जैसे coin, held, etc. क्या हो अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ JS स्टाइल में Kotlin कोड को लिख सकते हो. What if I say you कि अब आप Python स्टाइलिंग में लिस्ट बना सकते हो. ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो Kotlin 2.4 में एक्चुअली में आ चुकी हैं. एंड इस वीडियो पे हम लोग वही सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं. तो मैंने इस वीडियो को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज़ फॉर दी एंड्रॉइड डेवलपर्स, वन इज़ फॉर दी कोटलिन डेवलपर्स एंड द थर्ड वन इज़ फॉर दी एक्सपेरिमेंटल, जितने भी एक्सपेरिमेंटल एपीआईज आ रहे हैं. सो बेसिकली आपको तो पूरी देखनी चाहिए, बट अगर आप जल्दी में हो तो आप जो भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे काम करते हो आप उसको देख सकते हो. बाकी कोटलिन इज़ यूनिवर्सल एंड ये कहीं पर भी चल जाएगा. सो आई विड रिक्वेस्ट कि भाई पूरा ही देख लेना. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ एक्सप्लिसिट बैकिंग फील्ड्स. अब देखो, एक्सप्लिसिट बैकिंग फील्ड्स लेट अस एक्सपोज अ प्रॉपर्टी विद अ सेफ पब्लिक टाइप. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ. अभी आ जाओ इधर मेरे एग्जांपल पे. ये मैंने एक सिंपल सा क्लास बना रखा है. ध्यान रखो गाइस, मैं यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा हूँ कोटलिन 2.4.0 के साथ में. तो मेक श्योर आपका जो प्रोजेक्ट है वो पहले से 2.4.0 पे आ जानी चाहिए, नहीं तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी. पहले वार्निंग दे रहा हूँ. अच्छा, ये मेरी क्लास है विच इज़ द टू डू स्टोर एंड एक मेरी दूसरी क्लास है विच इज़ टू डू फैच. तो आप लोगों को याद होगा काफ़ी टाइम है ना, हम लोग ऐसे करते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपको स्टेट फ्लोज डिफाइन करना है तो आप अपने व्यू मॉडल पे जा करके ऐसे करते हो ना, कुछ म्यूटेबल स्टेट फ्लो बनाते हो. देन उसके बाद में आप एक पब्लिक वेरिएबल बनाते हो, जिससे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना हुआ है आइटम सोल्ड करके, एंड दैट इज़ अ स्टेट फ्लो. तो बेसिकली अपना गोल ये रहता है कि हम लोग म्यूटेबल स्टेट फ्लो जो डिफाइन कर रहे हैं दैट शुड बी एक्सेस्ड इंटरनली. मतलब ये जो आपका टू डू स्टोर क्लास है बस वही उसको एक्सेस कर सकता है, एंड दैट्स वाई वी आर डिफाइनिंग द प्राइवेट वैल. तो अगर आप देखोगे ना, नए में चेंजेस क्या हुआ है कि वैसे भी अगर आप इसको देख रहे हो तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि आइटम सोल्ड तो बस इस क्लास के अंदर ही यूज़ होगा, बिकॉज अगेन ये प्राइवेट है एंड सिंस ये जो पब्लिक है वो पब्लिकली एक्सपोज किया हुआ है, तो क्यों ना हम इन दोनों को छोटा कर दे और छोटा करके कुछ ऐसा लेकर के आ जाए. वैसे मैंने ये स्ट्रिंग बनाई है. अगर आप देखोगे ना 2.4.0 पे अपग्रेड करने के बाद आपको यहाँ वार्निंग भी आएगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कन्वर्ट टू एक्सप्लिसिट बैकिंग फील्ड. ठीक है, अगर हम इसको कर देंगे तो क्या होगा. ठीक है, चलो करते हैं. आप देख सकते हो ये चीज़ कितनी रेड्यूस हो गई मेरी. अब यहाँ पे हम एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं दैट दिस इज़ योर स्टेट फ्लो. ऐसा नहीं होगा कि ये जो आइटम सोल्ड है आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो. ठीक है, इंटरनली मतलब इस क्लास के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो. बिकॉज आप देखोगे ना, दिस इज़ द आइटम्स जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, एंड देन आई एम एडिंग दी आइटम टू इट. तो मतलब हमारा जो सीन है, जो मेरा ऐड करने का सीन है, सबट्रैक्ट करने का सीन है, जो ऑपरेशंस है लिस्ट पे, वो हम परफॉर्म कर सकते हैं इंटरनली इन दी क्लास. बट अगर मैं आपको बोलूँ कि यार मेरा दूसरा क्लास है एंड मेरे को इसी चीज़ को फैच करनी है, फॉर एग्जांपल ए डॉट आइटम्स मैं यहाँ पे फैच कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, क्या मैं इसको मतलब ऐड सबट्रैक्ट ऐसा कुछ कर सकता हूँ. तो करके देखते हैं. नहीं हो रहा ना, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी ए टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. आपको पता है कि जो भी चीज़ें लिस्ट होती हैं, स्टेट फ्लो होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. ओनली दूस विच आर म्यूटेबल उनको ही चेंज करते हैं. तो दैट इज़ वन ऑफ दी यहाँ पे चेंजेस जो कि हुआ है, एंड दिस इज़ काफ़ी अच्छा है दैट इट रियली सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो बेसिकली आपको भी अब इसको माइग्रेट कर लेनी चाहिए, और नेक्स्ट टाइम से आप इसका ध्यान रखना, तो यू कैन बी लुक अ कूलर गाय इन योर ऑफिस. ठीक है. सो द नेक्स्ट मेजर अपडेट इज़ कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर्स. तो क्या करते हैं एक्चुअली ये, लेट यू पास द डिपेंडेंसीज टू अ फंक्शन विदाउट लिस्टिंग देम. आप इसको इनडायरेक्टली कोइन का मोसेरा भाई बोल सकते हो. अभी आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ, एंड इसका यार आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो उस प्रोजेक्ट्स में. जैसे मान लो अगर आप बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रहे हो एंड आपको वैसे कोई डिपेंडेंसी इंजेक्शंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो आप जो है वो सिंपली कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हो. जैसे आप देखोगे ना, मेरे पे एक क्लास है एंड सिंपली मैंने एक यहाँ पे क्लास बनाया है विच इज़ लॉगर एंड एनालिटिक्स. अब ये दो क्लासेस मेरे को नीड होंगी जब भी हम कोई नया क्लासेस बनाएंगे, कोई नया फीचर बनाएंगे अपने एप्लीकेशन के लिए, उस टाइम पे. तो अब आप देखोगे ना, हमने यहाँ पे लॉगर एज अ कंटेक्स्ट, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कंटेक्स्ट लिखना है. देख रहे हो, दिस इज़ कॉन्टेक्स्ट, एंड देन यहाँ पे अपने को लिखना है लॉगर ऑफ टाइप लॉगर, एनालिटिक्स ऑफ टाइप एनालिटिक्स. नाउ यहाँ पे अपने लिखा फंक्शन विच इज़ द चेकआउट, एंड अब देख रहे हो मैंने इस लॉगर को एक्सेस किया, देन यहाँ पे मैंने सिंपली इसको लॉक कर दिया, और यहाँ पे मैंने एनालिटिक्स को भी एक्सेस किया और सिंपली यहाँ पे ट्रैक कर लिया. तो अब आप ये देखो कि मेरे को इसके पैरामीटर के अंदर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ये हमें ऊपर से ही मिल जा रहा है, एंड आपने जस्ट लिखा है कॉन्टेक्स्ट. और ऐसा नहीं कि कहीं पे भी नहीं होगा, दिस यू नीड टू पास इन एंड यू कैन पास इट टू एनी ऑफ द फंक्शंस. ठीक है.
तो आपको इधर से ये चीज़ मिल जाएगी। एंड अगर आप मेन फंक्शन पे जाओगे तो इसको चलाना कैसे, आपको लिखना पड़ेगा विथ लॉगर, बेसिकली दिस वन, एंड उसके बाद में लिखना पड़ेगा विथ एनालिटिक्स, मतलब दिस वन, और फिर फाइनली आपको यहाँ पे चेकआउट यूज़ करना पड़ेगा। तो हाँ, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है अगर आप लोग काफ़ी छोटे एप्लीकेशंस बनाते हो उस टाइम पे। एंड रिपोजिटरी यूज़ केसेस लेयर पे आप इन सब फंक्शंस को ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर्स। नेक्स्ट अप हमारे पास में स्टेबल UUID APIs। तो गाइस बताओ UUID का फुल फॉर्म क्या होता है? दिस इज़ यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर। हाँ पता है, आपने ऊपर देख लिया। तो पहले हम लोग जावा यूटिल और UUID का यूज़ करते थे, एंड कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म में स्पेसिफिकली हम लोग यार इसको जो है वो यूज़ करते थे वाया एक्सपेक्ट एक्चुअल। बट अब ये स्टेबल हो चुकी है एंड यू कैन यूज़ इट इनटू योर 2.4.0 कोटलिन वर्जन। तो जिनको नहीं पता मैं बता देना चाहता हूँ, UUID इज़ एक्चुअली 128 बिट यूनिक आईडी। देखो इसका सबसे बड़ा और सिंपल सा यूज़ केस बताऊँ, मान लो आपने किसी तरह का वेबसाइट बनाया है एंड वहाँ पे बहुत मल्टीपल यूज़र्स आ रहे हैं, तो आप उनको ट्रैक कैसे करोगे कि किस यूज़र का कौन सी आईडी है? तो सभी आईडीज़ को आप यूनिक कर सकते हो एंड यूजिंग द UUID पैरामीटर्स। UUID काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो बेसिकली कोई भी चीज़ आपको यूनिक रखनी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, जैसे ये है मेरा, एंड यहाँ पे आप देखोगे मैंने सिंपली एक UUID.random निकाली है और println ID निकाली है। और एक और आपको खास बात बताना चाहूँगा कि यार UUID में ना आपको किसी तरह का सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये आईडी सेम है कि नहीं है। जैसे कि हम लोग चेक करते हैं इन केस ऑफ जब लॉगिन या साइन अप होता है, उस समय पे चेक करते हैं ना कि क्या मेरी आईडी मैच हो रही कि नहीं हो रही है एटसेट्रा। तो इसके लिए कोई ग्लोबल सर्वर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में बहुत ईजिली चल जाता है एंड सारी आईडीज़ बहुत ही यूनिक होती हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो UUID.parse एंड दिस इज़ अ UUID स्ट्रिंग, और इसको बेसिकली पार्स के लिए यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे पार्स और नल, तो अगर से मेरी कोई भी UUID यहाँ पे डिफाइन नहीं होती है तो आपको नल रिटर्न हो जाएगा। तो ये दो फंक्शंस है जो कि आप यूज़ कर सकते हो फॉर UUID जनरेशन। नेक्स्ट अप हमारे पास में है शॉर्टेड ऑर्डर चेक्स। अब ये कौन सी बला है? तो इट एक्चुअली टेल्स यू इफ अ लिस्ट इज ऑलरेडी शॉर्टेड और नॉट विदाउट एक्चुअली शॉर्टिंग इट। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको एक्सटेंशन फंक्शंस मिलते हैं, जैसे इज शॉर्टेड, इज शॉर्ट बाय डिसेंडिंग। तो ये क्या करती हैं, वो एक्चुअली में चेक करती हैं कि क्या आपकी लिस्ट ऑलरेडी शॉर्टेड है कि नहीं। अगर उसको एक भी ऐसा लगा कि वो शॉर्ट नहीं है तो उसी समय वो ब्रेक हो जाती है। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल समझाऊँ तो आप देख सकते हो ये मेरा डेटा क्लास है विच इज़ ट्रांजैक्शन, जहाँ पे मैंने अमाउंट एंड टाइम स्टैम्प्स ले रखा है। देन हमने यहाँ पे सिंपल सा एक टैक्सेस बनाया है जहाँ पे हमारे पास में लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस है विच इज़ अमाउंट 900, एंड देन हमने यहाँ पे 3000, 1000 एंड 2000 रखा है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमने है ना यहाँ पे चेक कर रहे हैं दैट इफ़ इट इज़ शॉर्टेड बाय डिसेंडिंग और नॉट। सो अगर इज शॉर्टेड बाय डिसेंडिंग है तो भाई आप रिटर्न कर दो, और नहीं है तो फिर आप यहाँ पे शॉर्ट बाय डिसेंडिंग कर दो, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे देखो इज़ है और यहाँ पे शॉर्ट बाय डिसेंडिंग है, तो देर में दोनों में डिफरेंस है। तो पहला वाला ये चेक कर रहा है कि क्या मेरा यहाँ पे डिसेंडिंग में है कि नहीं है, एंड दूसरा वाला यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरी नई APIs है, ठीक है, आप यहाँ पे आकर के पढ़ सकते। तो नेक्स्ट है हमारा मैप फॉल बैक्स, नल और मिसिंग। देखो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा विच इज़ राइट देयर। एंड यहाँ पे ना एक्चुअली में दो नए एक्सटेंशन फंक्शंस निकाले गए हैं, एंड तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखना कि क्या हो रहा है। सपोज करो मेरे पास में एक वेरिएबल मैंने बना रखा है विच इज़ द प्रोफाइल इमेजेस। अब ये चीज़ जो है वो तभी यूज़ में आएगी जब आप यहाँ पे किसी तरह का मैप करते हो, हैश मैप हो गया, यंग हैश मैप्स हो गए, म्यूटेबल मैप ऑफ हो गया एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें तभी काम करेंगी जब हमारे पास में कोई हैश मैप होगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल सा ना यहाँ पे म्यूटेबल मैप ऑफ बनाया है जिसमें मैंने रोहित को एज अ नल डिफ़ाइन किया हुआ है। देखो अब हो सकता है कि मैं एक ऐप बना रहा हूँ जहाँ पे मेरा नाम तो है बट मेरा कोई इमेज नहीं है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि उस इमेज के जगह पे नल स्टोर करना चाहता हूँ। सो बेसिकली जब भी हम बैकएंड पे रीड करेंगे तो हमें जस्ट चेक लगा लेंगे कि क्या वो नल है कि नहीं है। अगर वो मेरा नल है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई इमेज एक्सेस नहीं करती है, हमें इमेज की डिमांड करनी है एटसेट्रा। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन हो सकती थी। अभी यहाँ पे हमारे पास में क्या नया आया है, दिस इज़ एक्चुअली में गेट और पुट इफ़ मिसिंग। तो ये एक्जैक्टली क्या करती है, अब देखो यहाँ पे रोहित तो एग्जिस्ट कर रहा है बट यहाँ पे जो है वो नल को मैप कर रही है। सो प्रीवियसली हम यहाँ पे क्या करते थे, अभी मैं जस्ट आपको लिख के दिखाऊँ तो प्रोफाइल इमेजेस डॉट गेट और एल्स। तो यहाँ पे है ना चीज़ें ऐसी थी कि अगर आप यहाँ पे की डालोगे फॉर एग्जांपल रोहित, एंड इसके बाद में आप यहाँ पे कुछ भी लगाओगे, लाइक सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया ABC, तो क्या होगा कि जब ये फैच करेगी ना तो यहाँ पे जो रोहित है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो विच इज़ करेंटली मैप्ड टू द नल, तो गेट और एल्स करने से आपको हमेशा से डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही मिलेगी जब भी आप उसको फेच करोगे। तो दैट वाज द मेजर कंसर्निंग, बिकॉज हम नहीं चाहते ना यार कि मेरा जो इमेज है वो मेरे को बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे। अगर मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई इमेज दिखे तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्यों लूँगा, तो इसलिए मैं उसको नल ही रखना चाहता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे वही बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे 2 नए एक्सटेंशन फंक्शंस रिलीज़ किए हैं। वन इज़ गेट और पुट इफ़ मिसिंग। ये एक्चुअली में क्या करता है दैट यहाँ पे रोहित एग्जिस्ट करती है। दिस मीन्स कि रोहित के पास में कोई भी प्रोफाइल इमेज नहीं है, सो यू मे वांट टू कीप नल। करेक्ट, ये मेरा रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो चीज़ है ना, जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली मेरा कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन ना हो जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे गेट और पुट इफ़ मिसिंग करते हैं। अगर आपका की नल नहीं है एंड वैल्यू नल है, एंड अगर आप गेट और पुट इफ़ मिसिंग करते हो तो आपकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको रिटर्न होकर के नहीं आएगी। यू विल स्टिल बी गेटिंग नल। हाँ, बट अगर आपको वैल्यू नल नहीं रखनी है एंड आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाना है, उस केस में आप यहाँ पे यूज़ करोगे गेट और पुट इफ़ नल। तो इट मीन्स दैट कि इफ़ इट इज़ नल देन यू जस्ट शो द डिफ़ॉल्ट इमेज डॉट png। तो होपफुली आप इसको यूज़ करोगे एंड लेट मी नो। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास में @all मेटा टारगेट ऑन प्रॉपर्टीज़। देखो अभी तक क्या होता था ना कि जब भी आप लोग कुछ भी पैरामीटर्स हो गए या फिर से गेटर हो गया, सेटर हो गया, तो उसमें अगर कुछ चीज़ आपकी डेप्रिकेटेड हो जाती थी तो आपको वहाँ पे एक्सप्लिसिट लिखना पड़ता था @deprecated फील्ड JVM फील्ड। तो ऐसे करके आपको काफ़ी सारी पैरामीटर्स ऐड करनी पड़ती थी। बट राइट नाउ अब क्या होगा, आपको सिंपली यहाँ पे @all लिखना है। सपोज डेप्रिकेटेड है तो आप यहाँ पे यूज़ फुल नेम लिख लो एंड दैट्स ऑल। तो बेसिकली आपको बस @all लिख करके यहाँ पे एवरीथिंग आपकी एक्सेस हो जाएगी। सो दैट इज़ द न्यू चेंज दैट इज़ कमिंग इन Kotlin 2.4 @all मेटा टारगेट्स। नेक्स्ट है Kotlin AGP मिनिमम पम्प्ड टू 8.5.2। तो अगर आप इससे कम का यूज़ करते हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू अपग्रेड योर AGP। एंड अगर आप 9 पे करना चाहते हो तो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8 विच इज़ कंपोज कंपाइलर फ्लैग क्लीन अप। सो नाउ यहाँ पे क्लीन अप हो रहा है जितने भी एक्सपेरिमेंटल फ्लैग्स थे पहले रिलीज़ किए हुए उन सभी को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास में 2 प्रॉपर्टीज़ थी, इनेबल स्ट्रॉन्ग स्किपिंग मोड एंड इनेबल इंट्रिंसिक रिमेंबर। ये दोनों ही 2.5.0 में कम्प्लीटली हटा दी जाएंगी। तो इट्स हाई टाइम अगर आप इसको यूज़ करते हो तो माइग्रेट कर लो। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 विच इज़ फॉर द KMP डेवलपर्स। देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात हुई है यार कि जो अपन स्विफ्ट मैनेजर को अब हम ऑफिशियली यूज़ कर सकते हैं अपने Kotlin मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट में। पहले आप कोकोआ पॉड्स यूज़ करते थे फॉर गेटिंग द डिपेंडेंसीज लाइक फायरबेस की एटसेट्रा, बट नाउ यू कैन डायरेक्टली यूज़ द SPM पैकेज मैनेजर। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ विच इज़ ऑन टू आवर build.gradle.ktс। तो गाइस यहाँ पे आप ध्यान से देखना, दिस इज़ आवर स्विफ्ट PM डिपेंडेंसीज। आप यहाँ पे URL डालते हो। अब देखो जिनको भी नहीं पता स्विफ्ट पैकेज मैनेजर क्या है, ये बहुत हद तक सिमिलर है यार NPM पैकेज मैनेजर से। तो बेसिकली आपके पास में एक लिंक होती है एंड एक सोर्स होता है जहाँ से आप फेच करते हो पूरी डिपेंडेंसीज को। तो सेम थिंग है यहाँ पर भी विच इज़ द स्विफ्ट पैकेज मैनेजर। पहले हम कोकोआ पॉड्स यूज़ करते थे बट राइट नाउ वो मेंटेनेंस मोड में डाल दी गई है एंड द ऑफिशियल इज स्विफ्ट PM डिपेंडेंसीज। तो इसको यूज़ करना शुरू कर दो एंड इट इज़ वेरी मच नीडेड राइट नाउ। नेक्स्ट है स्विफ्ट एक्सपोर्ट अल्फ़ा विद द कोरोटीन्स। तो अभी तक हम लोग स्विफ्ट स्टाइल में Kotlin को नहीं लिख पाते थे। तो हमारा जो सस्पेंड फंक्शंस है अभी तक में एक लैम्डा रिटर्न करा करता था एंड बेसिकली उसमें कॉल बैक हुआ करता था, तो वो फील नेटिव नहीं लग रही थी। तो अभी हमने क्या चेंज कर दिया, तो आप देख सकते हो दिस इज सस्पेंड फंक्शंस। आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो अपने कॉमन मेन पे विच इज़ फेच यूज़र एंड अपडेट एंड यूज़र अपडेट। उसके बाद में आप इसको स्विफ्ट में कैसे यूज़ करते हो, लेट यूज़र इक्वल्स टू ट्राई अवेट फेच यूज़र एंड ट्राई अवेट अपडेट इन यूज़र अपडेट्स डॉट असिंक सीक्वेंस। तो ये यहाँ पे बहुत ही मेजरली अपडेट हुआ है। तो बेसिकली अब आप स्विफ्ट स्टाइल में Kotlin फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ वेरी 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 गुड। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यार स्विफ्ट वाले लोग बोल रहे हैं कि यार क्या है यार Kotlin में कैसे लिख दिया भाई, मेरे को स्विफ्ट में लिखने का है। तो भाई अब आपकी भी सुन ली जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है CMS गार्बेज कलेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये एक्चुअली में कुछ बड़ी चीज़ नहीं है बट ये जो है वो कंसर्निंग है कंपाइलर गार्बेज के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, जब भी कोई भी प्रोसेस रन होती है तो यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन रन होता है। जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, जो भी स्टोर्ड वेरिएबल्स हैं, जो टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं, वो सब डिलीट कर दिए जाते हैं गार्बेज कलेक्टर के द्वारा। तो अभी तक जो है वो हम लोग PMCS यूज़ करते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थ्रेड्स पे अफेक्ट करता था एंड आपकी जो एनिमेशंस वगैरह वो स्लो हो जाती थी। तो अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं विच इज़ कॉन्करेंट मार्क एंड स्वीप मेथड्स। तो ये बेसिकली क्या करती हैं, दिस रन्स द मार्किंग फेज अलॉन्ग साइड योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे पॉजेज काफ़ी शॉर्टर होते हैं एंड आपके एनिमेशंस बहुत स्मूथ। तो ये आपको कुछ इंप्लीमेंट नहीं करना, ये एक्चुअली में नेटिवली ही आती है। अच्छा, नेक्स्ट है एप्पल टारगेट्स मिनिमम वर्जन रेंज। तो अभी तक में जो एप्पल की हम लोग टारगेटिंग करते थे वो अब इंक्रीज़ कर दी गई है। सो iOS एंड tvOS में 14 से 15 जा चुका है, macOS 11 to 12 हो चुका है और watchOS 7 to 8 हो चुका है। तो अगर आप एप्पल के लिए टारगेट करते हो तो मेक श्योर आप लोग जो इंक्रीज वर्जन है उसको इंक्रीज़ कर लेना। नेक्स्ट है Xcode 26.4 सपोर्ट एंड LLVM 22। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंपाइलर है वो अब Xcode 26.4 को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। सो नाउ द कंपाइलर
सपोर्ट्स Xcode 26.4 और ये LLVM 21 इंटरनली यूज़ कर रहा है दैट लेट यू यूज़ द लेटेस्ट iOS APIs। नेक्स्ट इज द पार्ट 3 विच इज़ फ्यूचर लुकिंग एक्सपेरिमेंटल एंड अभी ये शिपमेंट के लिए रेडी नहीं है बट यू कैन ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग इट। सबसे पहला है एक्सप्लिसिट कॉन्टेक्स्ट आर्गुमेंट। चलो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ इसके लिए एंड देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास में दो क्लासेस हैं, एक है मेरा ईमेल सेंडर, एक है मेरा SMS सेंडर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट डाला एंड दिस इज ईमेल सेंडर एंड यहाँ पे एक और कॉन्टेक्स्ट डाला विच इज़ SMS सेंडर एंड यहाँ पे मैंने दोनों का जो फंक्शंस है वो बेसिकली सेंड रखा है। तो ये तब के लिए बहुत हेल्पफुल है जब आपके जो फंक्शन सिग्नेचर्स है वो बिल्कुल सेम है पर आप चाहते हो उसमें अलग अलग चीज़ें भेजना। तो बेसिकली आप एक तरह से उस फंक्शन को बता रहे हो कि आपको किसको यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस सेंड को बोल रहा हूँ कि भाई तू जो है वो ईमेल सेंडर को यूज़ कर ले और इसको मैं बोल रहा हूँ कि SMS सेंडर को यूज़ कर लो। तो ये दोनों पे आपने कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर रहे हो। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा हेल्पफुल चीज़ होने वाला है। अगर आप देखोगे दिस इज़ द क्लास कॉन्टेक्स्ट हमने लिखा है विच इज़ ईमेल एंड ईमेल सेंडर एंड SMS ऑफ टाइप SMS सेंडर। फाइनली आप यहाँ पे फंक्शन नोटिफाई ऑल करोगे एंड इधर पे आप सेंड ईमेल कर दोगे। तो बेसिकली क्या होगा, जब भी आप यहाँ पे सेंड करोगे तो ई इज इक्वल्स टू ईमेल, मतलब ये जो है वो ईमेल सेंडर वाला ईमेल चला जाएगा एंड यहाँ पे आपका SMS वाला चला जाएगा। तो दैट वाज एक्सप्लिसिट कॉन्टेक्स्ट आर्गुमेंट्स। तो दिस बेसिकली सॉल्व्स योर प्रॉब्लम जहाँ पे दो फंक्शंस के नाम सेम है बट आप उसके काम अलग अलग करवाना चाहते हो। तो दैट इज़ फर्स्ट वन। नेक्स्ट है कलेक्शन लिटरल्स। तो देखो अभी तक मैं आपको क्या बोल रहा था कि अब जो है वो आप इसको इसलिए पाइथन वगैरह की तरह भी यूज़ कर पाओगे अपने कोटलिन कोड को। तो कैसे, आप देख सकते हो दिस इज़ आवर शेप्स विच इज़ म्यूटेबल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स और अभी जो है ना आप यहाँ पे ब्रैकेट्स डिफाइन करते थे, नाउ यू कैन यूज़ द स्क्वेयर ब्रैकेट्स। जैसे यहाँ पे फ्रूट्स हो गया तो यहाँ पे भी आप स्क्वेयर ब्रैकेट्स को यूज़ कर सकते हो एंड उसके बाद में मैट्रिक्स भी डिफाइन कर सकते हो। तो दीज ऑल आर कमिंग इन 2.4। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ रिटर्न रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी तक देखो इसमें ना सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी आप लेट फंक्शंस का यूज़ करते होगे तो आपको पता है कि लेट जो है वो फायर एंड फॉरगेट होता है एंड उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके सामने रिजल्ट क्या आ रही है, वो किस टाइप का आ रहा है, उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट नाउ यू कैन एक्सप्लिसिटली डिफाइन कि यार अगर आपको किसी फंक्शन को कस्टम लेट बनाना है, दैट इज़ कि मान लो अगर मेरा नेम है, यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ नेम, अगर ये मेरा किसी स्ट्रिंग टाइप की होती है तो मैं चाहता हूँ जो रिज़ल्ट आए वो भी मैं स्ट्रिंग टाइप का ही एक्सपेक्ट कर सकूँ। तो अभी तक आप लेट यूज़ करोगे तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई भी रिजल्ट आ जाती थी। बट नाउ अब आपको जो है वो कंपाइलर वार्निंग देगा एंड यहाँ पे बेसिकली ID भी वार्निंग दे सकती है दैट द फाइनल रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट दैन वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नो वार्निंग अपेंड रिजल्ट रिटर्न्स द स्ट्रिंग बिल्डर विच इज़ फाइन टू इग्नोर। बट यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर को हटा दिया एंड वी ट्राई टू यूज़ द कोटलिन डॉट एंड इट, तो यहाँ पे वार्निंग आ रही है दैट द प्रोड्यूस स्ट्रिंग इज़ ड्रॉप्ड बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्ट्रिंग आएगी वो नहीं आने वाली है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे कस्टम लेट लगा सकते हो एंड उसके हिसाब से आप यहाँ पे चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है कि आपको एंड रिजल्ट्स पता है कि क्या लेकर के आना है और दूसरा ये है कि आपको लेट का फंक्शनलिटी भी यूज़ करने को मिल जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस्ड एड एनोटेशंस। तो अगर आप एक लाइब्रेरी बनाते हो, जैसे कि हमारा भी एक लाइब्रेरी है छोटा सा, अगर आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दूंगा, दैट इज़ KMP स्टार्टर टेम्पलेट, आप उसको जाकर के यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना, कई बार आप लाइब्रेरीज बना देते हो एंड उसमें कुछ फंक्शंस में आपको मान लो एडिशनल पैरामीटर्स डालने हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पे बटन है, अब आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं बॉर्डर कलर भी डालूँ और विड्थ भी डालूँ। इससे प्रॉब्लम ये होगी जो कोड है कंपाइल अगेंस्ट द ओल्डर वर्जन्स कैन नॉट कॉल दिस न्यू वंस। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंट्रोड्यूस्ड ऐड इंट्रोड्यूस्ड ऐड लगा करके आप वहाँ पे वर्जन डिफाइन कर सकते हो कि किस वर्जन के लिए आपको सपोर्ट करवाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज बॉर्डर कलर एंड अगर आप यहाँ पे 1.2 लिखते हो तो बेसिकली आप बता रहे हो कि ये जो रिक्वायर्ड है वो 1.2 में रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे वर्जनिंग कर सकते हो एंड जिस वर्जन पे आपको जो चीज़ चाहिए आप उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो दैट इज़ अ वेरी गुड मूव बाय Kotlin। ओके, सो वी आर नाउ फाइनली ऑन द वेरी एंड। दिस इज Kotlin JS वैल्यू क्लास एक्सपोर्ट टू टाइपस्क्रिप्ट। तो अभी तक आप क्या करते थे कि एक यार JS ब्रिज लिखा करते थे। जब भी आप कोई वेब की एप्लीकेशन बनाओगे ना तो वहाँ पे आपको एक JS की ब्रिज लिखनी पड़ती है जो बेसिकली कनेक्ट करता है आपके Kotlin एप्लीकेशन को आपके टाइपस्क्रिप्ट कोड के साथ। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें बदल गई हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे विच इज़ JS एक्सपोर्ट एंड JVM इनलाइन, नाउ यू कैन डायरेक्टली यूज़ दिस फंक्शन दिस क्लास विच इज़ ईमेल
वाया टाइप स्क्रिप्ट। तो कितनी अच्छी चीज़ है, अब आपको कोई ब्रिजिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट इज़ हाउ इट रिजॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये स्टेबल होने का इंतजार करते हैं, इस पर एक अच्छी सी वीडियो भी बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे। नेक्स्ट आ जाते हैं विच इज़ 8, विच इज़ नेक्स्ट एंड लास्ट है अपना K1 कंपाइलर रिमूव टोटली। तो गाइस अगर आप K1 कंपाइलर पे अभी भी हो तो इट्स हाई टाइम कि प्लीज़ आप माइग्रेट कर जाओ, बिकॉज 2.4.0 K1 कंपाइलर इज़ टोटली रिमूव्ड एंड व्हाट रिमेन्स इज़ दी K2। तो माइग्रेट नाउ। चलो अब शॉर्ट में समझा देता हूँ कि क्या क्या आज हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले एक्सप्लिसिट बैकिंग फील्ड्स देखा, कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर्स देखा, UUID APIs देखी, शॉर्ट ऑर्डर चेक्स देखा, मैप नल मिसिंग फॉल बैक्स, ऑल एनोटेशंस देखा। देन यूज टूडे इन प्रोडक्शंस में अगर आप चाहो तो कैंपी में यूज़ कर सकते हो, लाइक जैसे स्विफ्ट PM हो गया, CMS GC हो गया, दैट इज़ ऑटोमेटिक। देन यहाँ पे मेरे पास में एक्सपेरिमेंट विथ आप कर सकते हो, लाइक स्विफ्ट एक्सपोर्ट विद फ्लो विच इज़ असिंक सीक्वेंस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लोग सस्पेंड फंक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू एंड स्विफ्ट में यूज़ कर सकते हो वाया असिंक सीक्वेंस। के बाद में हमने देखा कलेक्शन लिटरल्स के बारे में, कंपाइल टाइम कॉन्स्टेंट्स देखा, देन हम लोगों ने एक्सप्लिसिट कॉन्टेक्स्ट आर्गुमेंट्स के बारे में बात किया। नेक्स्ट फॉर दूज विच बिल्ड्स द लाइब्रेरीज, तो आप यहाँ पे @इंट्रोड्यूस्ड ऐड का यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि कई बार आप जब भी कोई भी लाइब्रेरीज बनाते हो तो उसमें हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़े फंक्शंस में। तो अगर आपको उसको प्रीवियस बिल्ड्स पे भी सपोर्ट करवाना है तो आपको वहाँ पे वर्जन टैगिंग करनी पड़ती है एंड देन दैट कैन बी एक्सेस्ड वाया द प्रीवियस बिल्ड्स। तो दैट वाज अ वेरी गुड मूव बाय दी Kotlin। एंड उसके बाद यार क्लीनअप में जो कंपोज कंपाइलर फ्लैग्स है वो मेक श्योर आप क्लीन कर लेना, बिकॉज इट इज़ नॉट सपोर्टेड इन द नेक्स्ट वर्जन इटसेल्फ। AGP को चेक करना कि वो 8.5.2 प्लस हो चुकी है, एंड जितने भी आपके लैंग्वेज वर्जन चेक है जो कि 1.9 पे लगे हुए हैं, मेक श्योर टू रिमूव दैम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे।